कि आपकी जिंदगी जो है, ये जो बदलाव है आपकी जिंदगी में, ये कौन से पड़ाव पर शुरू हुआ था? ये नेचुरल हाइट है मेरी जो है। मेरी हाइट जो है करीब 8 फीट 2 इंच के करीब है। तो आपको लगता है कि ये जो लाइफस्टाइल आपको मिली हुई है, अगर आपकी हाइट नॉर्मल होती तो भी आप इसी मुकाम पे होते? तो आप इन संघर्षों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में आपका आने का विचार कैसे आप? तो ऐसे हमारे देश का जो कल्चर है ना, इतना इंडिपेंडेंसी है यहाँ पे। हमको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया। दो चीज ऐसी है जो विकास करने में बाधक है। एक जय श्री राम का नारा लगवाया, लेकिन नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं TM24 आवाज देश की। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है आज जो शायद दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिखे, क्योंकि भगवान ने उन्हें वरदान दिया कुछ अलग दिखने का, भगवान ने एक मौका दिया कुछ अलग रहने का। तो उनकी जिंदगी में अलग रहना कितना मुश्किल और कितना आसान रहा होगा, आइए हम उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। सर, हमने आपके बारे में अभी तक बहुत सारी बातें सुनी है, हमने बहुत सारी बातें इंटरनेट पे देखी हैं, पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी जो है, ये जो बदलाव है आपकी जिंदगी में, ये कौन से पड़ाव पर शुरू हुआ था? क्या ये बचपन से था या? ये नेचुरल हाइट है मेरी जो है। ये बचपन 9th क्लास से मेरा ग्रोथ अच्छा हुआ जी। और आज जो है इस समय जो है मेरी हाइट जो है करीब 8 फीट 2 इंच के करीब है और एशिया टॉलेस्ट पर्सन गिनीज वर्ल्ड बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है मेरा। मैं कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे सक्रिय रहता हूँ, सोशल से लेके राजनीति। जी, तो आपको लगता है कि ये जो लाइफस्टाइल आपको मिली हुई है, अगर आपकी हाइट नॉर्मल होती तो भी आप इसी मुकाम पे होते? नॉर्मल लाइफ एक अलग जो पहचान होती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोगों का अलग पहचान नहीं होता है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल हाइट से अलग भी अपनी पहचान बना के रखते हैं। हमारी तो इतनी हाइट है, तो मेरी तो पहचान हाइट से है, क्योंकि हम सबसे लंबे व्यक्तियों में शुमार हैं। और कितने ऐसे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो एक नॉर्मल हाइट के हैं। तो ये अलग अलग जगह पे निर्धारित करता है कि कौन कहाँ पे एक्टिव है। तो सर, मेरा ये सवाल पूछने का बस आपसे यही मेरा मन, सिर्फ यही इसलिए पूछा था मैंने कि अगर मान लीजिए इस हाइट को, जो लोगों के लिए बहुत ही एक गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम भी है, रिकॉर्ड में नाम है, तो लोगों के लिए बहुत अचंभित करने वाली चीजें हैं, कहीं पे आपको उसका एडवांटेज होता होगा, तो उसी जगह पे कहीं आपको उसका डिसएडवांटेज भी होगा। जो लोग शायद आपकी सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल, जो संघर्ष है, वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में सिर्फ आपकी हाइट एक पहचान है। पर दरअसल अगर हम अपने नजरिए से, जितना हमने रिसर्च किया, हमारे नजरिए से हमें ऐसा लगता है कि जो आपने संघर्ष अपने जिंदगी में किए हैं, वो शायद लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आप इन संघर्षों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? सबकी अपनी लाइफ होती है और संघर्ष जैसा शब्द हर व्यक्ति के जीवन में होता है ना। तो किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। बतौर मेरी हाइट एक्चुअल इतनी ज्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा हमको ज्यादा मैनेज करना पड़ता है हाइट को लेकर। तो और जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, बाइक पे बैठा चला गया, जी जी, तो ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में है। तो जैसे शुरू में जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो उस समय जो है हर चीज बहुत कॉमन थी भाई। खेल भी लेते थे और साइकिल भी चलाते थे, बाइक भी चलाते थे, सब कुछ कॉमन था। क्योंकि उस समय मेरी हाइट समथिंग 6.6 थी, तो 6.5 फीट लंबाई भी एक नॉर्मल ही लंबाई मानी जाती है, एक जो है अच्छी हाइट मानी जाती है। तो इस हिसाब से जो है लाइफ को देखा जाए तो अब भी मैं उसी संघर्ष पे हूँ, उसी मेहनत पे हूँ मैं। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का नेता भी हूँ, तो पार्टी के कार्य में कभी पीछे नहीं रहता। जो हमारी क्षमता है, मैं अपनी क्षमता से अधिक काम करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। और इतनी लंबी हाइट को मैनेज करना जो है, चलना फिरना, उठना बैठना, गाड़ी पे, ये सब मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है, बहुत कठिनाई के साथ हम करते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति हर समस्या से रूबरू होता है और उसी हिसाब से वो अपना अगला कदम बढ़ा लेता है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल हमारा पॉलिटिक्स को लेकर होगा। सर, पॉलिटिक्स में आपका आने का विचार कैसे आया, मतलब क्या सोचा आपने पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है कि हर पहलवान उस पर कुश्ती नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से
बहुत ही कठिनाई भरा क्षेत्र है। लोग समझते हैं कि नेता मौज कर रहे हैं, तो नेता मौज नहीं करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। इतनी भाग दौड़, इतनी धर पकड़, लोगों से मिलना जुलना, हाथ पैर जोड़ना, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना, ये सब देखा जाए क्षेत्र में तो नेता काफी मेहनती होते हैं जी। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है खा पी के अपने समय में जो है दोपहर में आराम भी कर लेता है 1-2 घंटे, जी। लेकिन राजनीति ऐसा एक क्षेत्र है कि जहाँ पे कहते नहीं है कि मोदी जी जो है सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, तो आपको ये लगता है ये सच है? मतलब भाई सच तो कौन जानता है। अब वो वहां पे क्या कर रहे हैं, उनके पीएम हाउस से जो है न कोई जा सकता है अंदर, न कोई बाहर आ सकता है। क्योंकि एक मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है अपने आप पता चल जाता है, और ऐसे लोगों की लाइफ इतनी पीसफुल होती है कि उनको इशारा करने भर की देर है, सब काम हो जाता है। बड़ी अच्छी बात। तो राजनीति में जैसे हमारा जो है आना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सम्मान में 2 शब्द मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी में आने का ऑफर दिया और 2021 में हमको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, अगर पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ हाइट के साथ साथ अब आप पॉलिटिक्स में भी नजर आ रहे हैं। आपने अपना पूरा क्षेत्र हर एक तरीके से सक्सेस पाने की पूरी राह पे आपने चलने की कोशिश की है। तो आपको लगता है अगर पॉलिटिक्स और बिजनेस में हम कंपेयर करें, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट पर अगर आपके बारे में सर्च करें, रिसर्च करें, खोजते हैं, तो हमें ये 2 पहलू मिलते हैं। एक पहलू जो राजनीति से रिलेटेड होता है और एक दूसरा पहलू होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो अगर हम आपसे पूछे, अगर आप राजनीति में पहले नहीं गए होते तो क्या आपने पहले बिजनेस शुरू किया होता? और राजनीति और बिजनेस दोनों चुनाव करना बहुत ही कठिन होता है, तो अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति के चुनाव से परे होती हैं। जी। जैसे नदियां हैं, नदियों का पानी जिस रास्ते पर बह चला वही उसका रास्ता हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे लाइफ में जो रास्ता मिला हम उसी को चुन लें, लेकिन बशर्ते यह है कि पानी जिधर रास्ता बना पाता है उधर बना लेता है, चाहे वो जंगल हो चाहे बीहड़ हो। लेकिन एक मनुष्य, एक जीवन जो जीव है, वो अपना रास्ता बहुत सही और सटीक बनाता है। सर, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका रिकॉर्ड में आपका नाम है ऑलरेडी। आप इतने संघर्ष करते हैं हर दिन की रोजमर्रा की जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल चीजें लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल लगती होंगी, शायद चलना बैठना उठना उनके लिए इतनी मुश्किल बात नहीं होती होगी, वही रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें आपके लिए कितनी संघर्षदायी रही, वो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो संघर्ष आप कर रहे हैं इतने हर एक प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके बाद भी आप इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। तो हमें जानना होगा कि संघर्ष कैसा रहता है आपका, प्रतिदिन का कैसा रूटीन रहता है, कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप हैंडल करते हैं सिचुएशंस को। तो सेम हम भी वैसे हैं, कोई अलग नहीं है, बशर्ते बस थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, बस यही है, फर्क इतना ही है बस। तो वो लोग जो थोड़ी दुनिया से हटके हैं, जो शायद अलग हैं, जिन्हें शायद भगवान ने एक मौका दिया कि वो कुछ अलग कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन शायद वो इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, या यूं कहें कि लोगों के जो नजरिया है उनको देखने का, शायद वो उनको इतना तोड़ देती है कि वो जीवन को किसी और नजर से देख ही नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को इतना प्रेरित कर दें कि ताकि वो अब सारे संघर्षों को अपने आप के जिस भी तरीके के वो हैं उसको वो एक्सेप्ट कर पाए कि जो भी हम हैं वो हमारी सच्चाई है, और आगे बढ़ पाए अपने जीवन में। भारत में सिर्फ 2 चीज ऐसी है जो विकास करने में बाधक है, एक विकसित देश बनने में बाधक है। जैसे पहली है शिक्षा और दूसरी गरीबी। अशिक्षा ही गरीबी का कारक है, बात आप समझ रही हैं जी। अशिक्षा ही गरीबी का कारक है। क्यों? एक गरीब व्यक्ति जो है झोपड़ी में रह रहा है, अगर उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे भी उसी गरीबी में पलते हैं विदाउट एजुकेशन। थोड़े बड़े हुए नहीं बच्चे, उनको निकाल दिए, जाओ कुछ लेके आओ कमा के। तो जिस देश में अशिक्षा की भरमार रहेगी तो वहाँ गरीबी की भरमार रहेगी। हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, बड़ी पॉलिटिक्स है, कोई ये नहीं देखता है कि अंदर क्या है।
चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। जब तक जमीनी स्तर पे उतर कर कोई भी नेता गांव के अंदर जाके उस हालात को नहीं देखेगा, तब तक भारत में पूर्णतः सुधार नहीं आएगा। सड़क बनने से सुधार नहीं होता है, हर क्षेत्र में यहाँ का कल्चर बदलना पड़ेगा। कल्चर कैसे बदलेगा? कल्चर शिक्षा से बदलता है। लोगों का स्वभाव, उनका नेचर, जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा तब वो समझेगा कि हमको क्या करना है, हमको कचरा कहाँ फेंकना है, हमको थूकना कहाँ है, हमको टॉयलेट कहाँ जाना है, सब। तो ऐसे हमारे देश का जो कल्चर है ना, इतना इंडिपेंडेंसी है यहाँ पे कि कोई मतलब नहीं किसी से। झुग्गी लगाए पड़े हैं तो पड़े हैं। तो कब तक गवर्नमेंट को इतना ध्यान देना चाहिए कि हाँ, इनको एक रोजगार दिया जाए, इनके बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए, एक ऐसा स्कूल कॉलेज बनवाया जाए जहाँ पे देश के गरीब बच्चे ही पढ़ें प्रशासनिक ढंग से। और शिक्षा ही गरीबी की जननी है, इतना आप जान लीजिए। हाँ, तो पहले इसको दूर करिए। मैं अपने देश के, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। मैं मानता हूं कि आपने गरीबों को बहुत हेल्प किया, ठीक है, जय श्री राम का नारा लगवाया, लेकिन गरीबों को अनाज आप फ्री दे रहे हैं, मैं मानता हूँ चलो सबका पेट भरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके पीछे का एक और गलत पॉइंट देखिए कि जिस व्यक्ति को फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी वो काम नहीं करेगा। देश डेवलप हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन डेवलप के साथ साथ हमारे देश की गरीबी और अशिक्षा भी जानी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। फसल बहुत पैदा हो रही है, फ्री में अनाज बांट रहे हो, अरे शिक्षा भी फ्री बांटो। ये सब कारण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर देश के युवा ही शिक्षित नहीं रहेंगे तो गरीबी का कारण तो कभी खत्म होने से रहा। आपकी बात बिल्कुल हमारे देश से निकल के आ रही है। हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि किसान की जिंदगी से आप कितने जुड़े हुए हैं, हमारे देश की शिक्षा से आप कितने जुड़े हुए हैं, युवाओं की काफी चिंता है आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार हमें देने के लिए। तब तक देखते रहिए आप TM24 आवाज देश।